नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियों में लोगों के समर्थन के लिए जताया आभार। ट्वीट कर कहा, बिहार के युवाओं और महिलाओं को एनडीए से उम्मीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पूर्णिया में रैली, कहा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मधेपुरा में जनसभा को किया संबोधित। कृषि सुधार कानून पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतलुज नदी पर 210 मेगावाट लोहरी जल विद्युत परियोजना समेत कई प्रस्तावों को दी मंजूरी। प्रोजेक्ट से हर साल मिलेगी 775 करोड़ यूनिट बिजली, 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बैठक में देश के आर्थिक हालात पर भी चर्चा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने के मिल रहे हैं संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को मिली शुरुआती बढ़त। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात, नतीजे आने में हो सकती है देरी। परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भारत के 2 प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की स्वीकृति। प्रस्तावों में किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के प्रयोग पर रोक की बात। प्रस्तावों में परमाणु हथियार का डी अलर्ट और डी टारगेट भी शामिल। और देश में लगातार छठे दिन कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम। पिछले 24 घंटे के दौरान 53,000 लोगों ने वायरस को दी मात। अब तक 76 लाख से अधिक लोग हुए ठीक। स्वस्थ होने वालों की दर 92% के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई। इसमें देश के आर्थिक हालात पर चर्चा समेत कई फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतलुज नदी पर 210 मेगावाट के लहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें 1810 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 62 महीने के भीतर ये परियोजना पूरी की जाएगी। इससे हर साल 775 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। इससे हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त मिलेगी। इस परियोजना से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हिमाचल में लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया गया। 210 मेगावाट का ये बिजली का प्रोजेक्ट 1810 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा। इससे 775 करोड़ यूनिट हर साल बिजली मिलेगी। यह सतलज जल विद्युत निगम के मार्फत होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की मदद मिलेगी। इससे बड़ा फायदा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो कार्बन एमिशन नहीं होता। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल को 1140 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में देश के आर्थिक हालात पर चर्चा हुई और इस बात पर संतोष जताया गया कि अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने के कई संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों में अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट रही है, इसके अनेक संकेत मिले हैं। बिजली की मांग
12% बढ़ी है। जीएसटी पिछले साल के अक्टूबर में जितना मिला था उससे ज्यादा 1,05,000 करोड़ रुपए अक्टूबर महीने में प्राप्त हुआ। एक तरह से सभी क्षेत्रों में एक सतत मांग का विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन डिमांड, ये नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इजरायल के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए भारत और स्पेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने दूरसंचार और आईटी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव चरम पर पहुंच गया है। सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेताओं ने आज चुनावी रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंपारण क्षेत्र में जनसभाएं की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्णिया, कटिहार और मुजफ्फरपुर में रैली की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मधुबनी, कटिहार और दरभंगा में एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में रैलियां की। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मधेपुरा में रैली को संबोधित किया। गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबकी सरकार होगी, गरीबों की, किसानों की, हर जात की, हर धर्म की, हर डिस्ट्रिक्ट की सरकार होगी। हम मिलकर इस प्रदेश को बदलने का काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महागठबंधन के तेजस्वी यादव पर तंज किया और काम नहीं करने वालों को आराम दो और नीतीश कुमार जैसे काम करने वालों की जनता चुने। ये विधानसभा में विपक्ष का नेता गायब होना ये व्यक्ति नहीं, ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को आराम दो और मेहनत करने वाले नीतीश बाबू को काम दो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्णिया और कटिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल बाद भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की छवि पर कोई दाग नहीं है। पूरे बिहार को नीतीश कुमार पर भरोसा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15 वर्षों तक इस बिहार में सरकार चली है। बहनों भाइयों, यह तो कोई सवाल कर सकता है नीतीश कुमार जी ने यह काम किया, यह काम नहीं किया, लेकिन चाहे बिहार अथवा दुनिया का कोई भी, भारत का कोई दूसरा राज्य उंगली उठाकर नहीं कह सकता मेरे बहनों भाइयों कि हमारे नीतीश कुमार, सुशील मोदी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मधुबनी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार आतंकवाद से, नक्सलवाद से, गरीबी से, अशिक्षा से मुक्ति दिलवाए, उसी को जनता को चुनना चाहिए। गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो सरकार कार्य कर सके और सुरक्षा सबको उपलब्ध करा सके, राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ा सके, उसी पार्टी को सत्ता में बार बार आने का अधिकार होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। कल तीसरे और आखिरी दौर का चुनाव थम जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में पिछले दिनों उन्हें बिहार के लोगों से मिलकर अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार किया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमि उन्हें जनसेवा के लिए और प्रतिबद्ध करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को ही सर्वोच्च माना है, इसलिए बिहार के लोग सुशासन की राजनीति ही पसंद करते हैं। राजनीतिक चेतना से लेकर सामाजिक मंथन तक, तीज त्योहार से लेकर खान पान तक बिहार अद्भुत है। यही बिहार की प्राणवायु है, यही आत्मनिर्भर बिहार की नींव है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बिहार में एनडीए की सभी रैलियों में एक समानता दिखी, युवा शक्ति और नारी शक्ति की बढ़ चढ़कर भागीदारी। अगर एनडीए यहां लगातार जीत हासिल कर रहा है तो ये इनका ही आशीर्वाद है। उन्हें इस आशीर्वाद से ही लगातार काम करने की ऊर्जा मिलती है। बिहार के युवा और महिलाएं एनडीए से उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन से लेकर मुद्रा लोन योजना तक, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक, उज्ज्वला से लेकर जल जीवन मिशन तक बिहार ने विकास के हर कदम पर महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों ने तय कर लिया है कि प्रगति के पथ पर बढ़ चले ये तेज कदम अब ना रुकेंगे न थमेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के युवाओं को सुविधा, सुरक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सिर्फ एनडीए ही दे सकता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश बिहार में रोजगार के नए अवसर बना रहा है। मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने किसानों के लिए जितना किया और कर रहा है उतना किसी ने कभी नहीं किया। मेगा फूड पार्क, आधुनिक कोल्ड चेन, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बिहार को आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। कृषि उत्पाद संघों की बढ़ती संख्या छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएगी, उन्हें बड़े बाजारों से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि बिहार के हर जिले में ऐसे उत्पाद हैं जिनकी अपनी पहचान है। खाने पीने की चीजें, फल, सब्जियां, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट जैसी कई चीजें बिहार की पहचान से जुड़ी हैं। हर बिहारी हमेशा से लोकल के लिए वोकल रहा है। एनडीए इस पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार का गरीब आज आश्वस्त है कि उनके ही जैसा गरीबी में पैदा हुआ पिछड़े समाज का उनका सेवक आज दिल्ली में काम कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि एक भी गरीब भूखा ना सोए। कोरोना के इस कठिन समय में उन्हें मुफ्त राशन और सहायता सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार है। ये गरीबों से उनका अधिकार छीनता है। बैंक खातों, आधार और मोबाइल को जोड़कर एनडीए सरकार ने गरीबों को उनका अधिकार दिया है और काली कमाई के अनेक रास्ते बंद कर दिए। अब अधिकांश योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार में उनका लक्ष्य है कानून का राज बनाए रखना। गरीबों का कल्याण उनका मिशन है। युवाओं को अवसर, महिलाओं की सुरक्षा उनका मंत्र है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल यानी कि VGIR की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ओर से किया जा रहा है। बैठक में वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार जगत के जाने माने कारोबारी, दुनिया के वित्तीय बाजारों के बड़े नीति निर्माता हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल में दुनिया की 20 सबसे बड़ी पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये कंपनियां $6 ट्रिलियन की संपत्ति को मैनेज कर रही हैं। ये वैश्विक संस्थागत निवेशक अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो पहली बार भारत सरकार के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में भारत में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 में भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण सुधारों और $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण की राह के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। बैठक में वैश्विक निवेशकों और भारतीय व्यापार जगत के प्रमुखों को वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा। ये राउंड टेबल सभी स्टेक होल्डर्स को आपसी साझेदारी और उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने का मौका देगा जो भारत में निवेश बढ़ाने को लेकर इच्छुक हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संयुक्त समिति की आज बैठक हुई। बैठक में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के प्रतिनिधियों का मौखिक बयान लिया गया।
विधेयक व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है और इसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। साथ ही विधेयक व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा से निपटने वाली विदेशी कंपनियों को नियंत्रित भी करता है। जिम्बाब्वे में नवनियुक्त भारत के राजदूत विजय खंडूजा ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वहीं इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित मनोज कुमार भारती ने भी उपराष्ट्रपति से उनके निवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड में सर्वसम्मति से चुने जाने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि दिलीप रथ का चुनाव भारत के लिए गर्व की बात है और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में डेयरी क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी फेसबुक पोस्ट में त्रावणकोर की झांसी रानी के नाम से प्रसिद्ध अकम्मा चेरियन के बारे में लिखा है। उपराष्ट्रपति ने अकम्मा चेरियन के ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद किया। इतिहास के पन्नों में भुला दी गई महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर फेसबुक सीरीज में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केरल की महिला स्वतंत्रता सेनानी अकम्मा चेरियन के बारे में लिखा है। अकम्मा का जन्म 1909 में त्रावणकोर में हुआ था। इतिहास में स्नातक होने के बाद उन्होंने सेंट मैरी स्कूल एडक्कारा में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अपनी प्रतिभा के दम पर वे स्कूल की प्रधानाध्यापिका बन गईं, पर उनके मन में अपनी मातृभूमि की गुलामी को लेकर बेचैनी थी। भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने की लालसा लिए हुए एक दिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 1938 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। वे त्रावणकोर राज्य कांग्रेस की एक सक्रिय सदस्य बन गईं। त्रावणकोर के शासक के खिलाफ त्रावणकोर राज्य कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। 1938 में त्रावणकोर शासक की दमनकारी नीतियों के विरोध में केरल में अपने तरह का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। राज्य कांग्रेस के एक के बाद एक बने अध्यक्षों को जेल में डाल दिया गया। ऐसे कठिन माहौल में निडर और करिश्माई नेतृत्व क्षमता वाली अकम्मा चेरियन ने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस की कमान संभाली। कांग्रेस पर प्रतिबंध खत्म करने और कांग्रेस नेताओं को रिहा करने की मांग को लेकर उन्होंने कोडियार राजमहल की ओर मार्च किया। इस विशाल रैली में शामिल हजारों प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व अकम्मा चेरियन ने किया। महल की तरफ प्रदर्शनकारियों को जाने से रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस अफसर ने गोली चलाने का आदेश दिया तो उन्होंने अफसर को ललकारते हुए कहा कि मैं इनकी नेता हूं, दूसरों को गोली मारने से पहले मुझे गोली मारो। उनके साहस को देखकर पुलिस ने आदेश वापस ले लिया और एक बड़ा नरसंहार टल गया। गांधी जी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की उपाधि दी। अकम्मा चेरियन ने महिला स्वयंसेवी समूह देश देविका संघ की स्थापना की और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। अकम्मा को एक बड़ा खतरा मानते हुए अधिकारियों ने 24 दिसंबर 1939 को उनकी बहन रोसम्मा के साथ गिरफ्तार कर लिया और 1 साल के लिए जेल में डाल दिया, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने के लिए उन्हें 1942 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन अकम्मा के लिए मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अकम्मा ने त्रावणकोर को भारतीय संघ में मिलाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्हें गिरफ्तारियों का भी सामना करना पड़ा। अपनी लोकप्रियता के कारण वे त्रावणकोर विधानसभा के लिए निर्विरोध चुनी गईं। अपनी आत्मकथा जीवितम ओरू समारम यानी जीवन एक संघर्ष की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि उनका जीवन एक लंबा संघर्ष है। रूढ़िवाद, निरर्थक हो चुके रिवाज, सामाजिक अन्याय, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष, जो कुछ अन्यायपूर्ण और बेईमान है उसके विरुद्ध संघर्ष है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि अकम्मा चेरियन की प्रेरणादायक कहानियों को हमारे स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी दिलाने में महान पुरुषों और महिलाओं के बलिदान का पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई। इसमें 20 जिला विकास परिषद के लिए मतदान होगा। 28 नवंबर को पहले चरण का मतदान और 19 दिसंबर को अंतिम 8वें चरण का मतदान होगा, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। सरकार ने अक्टूबर में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया था, जिसमें हर जिले में जिला विकास परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के साथ ही पंचायत उपचुनाव और स्थानीय निकाय के खाली पड़े वार्डों के चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे। पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहली बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो भी हमारे जम्मू कश्मीर में पहली बार बनी है और ये इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर के जो 20 ज़िले हैं उन सभी में एक एक काउंसिल बनेगी। एक एक काउंसिल में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी। ये 3rd टियर ऑफ पंचायती राज इलेक्शन है। देश में 76 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 53,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 46,000 नए मरीज सामने आए। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए ओडिशा और राजस्थान राज्य सरकारों ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। बड़ी संख्या में कोविड मरीजों के ठीक होने और मृत्यु दर में निरंतर गिरावट के कारण भारत में सक्रिय मामलों में लगातार कमी जारी है। बुधवार को लगातार छठे दिन सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम रही। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 6.42% से भी कम हो गई है। देश में इस समय 5,33,000 कोरोना के मरीज हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 53,357 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ठीक हुए मरीजों की संख्या 76,56,000 से अधिक हो गई है। सरकार के प्रयास से कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया है। 24 घंटे में देश में 46,253 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले 83 लाख के पार हो गए हैं। कोरोना से मरने वालों की दर 1.49% रह गई है। बीते 24 घंटे में 514 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। अब तक 1,23,000 लोगों की जान इस वायरस से गई है। पिछले 24 घंटे में 12,10,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ कुल जांच की संख्या बढ़कर करीब 11 करोड़ 30 लाख हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में मतों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है। फिलहाल रेस में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ दिलचस्प होती जा रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक जो बाइडेन ने बढ़त बना रखी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. जिन प्रांतों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पैठ बनाई है उनमें प्रमुख हैं टेक्सास, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, मिजूरी और कैंसस, जबकि जो बाइडेन ने एरिजोना, कैलिफोर्निया, ओरेगन और कोलोराडो में बढ़त बना रखी है। You know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. चुनाव के नतीजे आने में 2 से 3 दिन लगने का अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी है, नतीजे आने में देरी भी हो सकती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिनों के दौरे पर नेपाल पहुंचे। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद थापा ने निमंत्रण पर उनकी यात्रा हो रही है। नेपाल में सेना प्रमुख नरवणे
को नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि से विभूषित किया जाएगा। इसके लिए आयोजन समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी खुद उन्हें ये उपाधि देंगी। वे गुरुवार को नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और शुक्रवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे नेपाली सेना के मुख्यालय जाकर वहां के अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत की ओर से पेश 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाना परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परमाणु हथियारों के उपयोग का निषेध संबंधी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित है। ये प्रस्ताव परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक सावधानी बरतने और परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिनमें परमाणु हथियारों को डी अलर्ट और डी टारगेट करना शामिल है। भारतीय नेवी की पनडुब्बियां रणविजय, शिवालिक, शक्ति, सुकन्या, फ्लीट, सपोर्ट, शिवशक्ति और सिंधुराज सबमरीन ने आज बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया। इसके अलावा एडवांस जेट ट्रेनर हॉक, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I, डॉनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कई हेलीकॉप्टर उतारे गए। इस युद्धाभ्यास में जॉन एक मैकेन, HMAS बेलरेट और JMSDF शिप JS ओनमी भी शामिल हुई। DRDO द्वारा विकसित पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का आज ओडिशा के तट से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 6 रॉकेट को एक सीरीज में लॉन्च किया गया। सभी अपना लक्ष्य भेदने में सफल रहे। पिनाक सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का काफी विरोध हो रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने का प्रयास बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ किया गया व्यवहार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने और विरोध के स्वर का दमन करने की अधिनायकवादी प्रवृत्ति का प्रतीक है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ वो निंदनीय है। ये इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्यवाही है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर से लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इससे हमें इमरजेंसी के दिनों की याद आती है। वहीं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का कई मीडिया संगठनों ने भी विरोध दर्ज किया है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया और NBA ने गिरफ्तारी की निंदा की। हालांकि शिवसेना ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई के आरोपों को खारिज किया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा गोदाम में हुए विस्फोट के कारण गोदाम ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोदाम में लगी आग में जान माल के नुकसान पर शोक जताया और हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि अहमदाबाद के गोदाम में आग के चलते लोगों की जान जाने से दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे ये अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।